बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज फिर एक लार्जर बेंच के साथ हम हाजिर हैं। सुहेल रशीद साहब और बशारत आया साहब तो हमारे साथ होते ही। आज हसनात मलिक साहब पहली बार हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत वेलकम आपको। हसनात मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ वाबस्ता हैं। इनके ट्वीट्स आप काफ़ी देखते हैं, इनकी स्टोरीज आप देखते रहते होंगे। इसके साथ ही साथ अच्छा जी, आप थोड़ा तारफ जो है ना मलिक साहब का ठीक करवाया करे। मैंने मलिक साहब को कल इनके हवाले से एक ट्वीट किया था। मैंने नया नाम दिया है जी अदालती पत्रकार के हवाले से। ये सहाफत के मीनारा नूरे आमद से सीखते हैं जनाब। अच्छा एक चीज और के मैं मुझे खदशा था किसी दिन राया साहब ना इंट्रो को भी टोकेंगे, आज उन्होंने टोक दिया। अच्छा जी, चले बहरहाल तो मलिक साहब भी हैं तो कुछ अंदर की खबरें भी मलिक साहब से लेंगे, कुछ डिस्कशन इनके साथ करेंगे। तो मेरा ख्याल है अपने मेहमान के साथ ही आगाज़ करते हैं। मलिक साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है। कुछ आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी हुआ था जिसमें रूल्स फ्रेम करने के वाले से बात होनी थी, अमेंडमेंट की उसमें, कि सिर्फ सीनियोरिटी पे जजेस को लाया जाए या फिर सीनियोरिटी सेट के क्राइटेरिया देखा जाए। जैसे पहले देखा जाए कि एलिजिबिलिटी भी है, जजमेंट लिखनी आती है नहीं आती, वो देखा जाए। तो किस नतीजे पे कमेटी पहुंची, कमेटी के प्रपोजल आज क्या डिस्कस हुए और काजी साहब की बात मानेगी कि सिर्फ सीनियोरिटी, या काजी साहब को बैक ट्रैक करना पड़ा या सिरे से पूरी कमेटी भाग गई? देखिए जी, आज जो हमें इत्तला मिली है वो ये है कि लॉ मिनिस्टर जो है वो आजम तारड़, उन्होंने जुडिशल कमीशन में ये बयान दिया कि हम तो नई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हैं और ये सारा जो इस वक्त प्रोसीजर है इसको ही ख़त्म कर रहे हैं, पार्लिमानी कमेटी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन की पत्नी हैत क्या होगी, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगी तो ये जो आप कर रहे हैं ये सारी एक्सरसाइज फ्रूटाइल हो जाएगी। ठीक है। तो वो दिल को लगी काई साहब के, और मेजॉरिटी जजेस जो चाह रहे थे कि भाई रूल्स ना बने, वो उन्होंने कहा कि जी ये तो बात ठीक है, फिर क्या फायदा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रही है। लेकिन उनको किसने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रही है? ये लॉ मिनिस्टर आजम तारड़ ने बताया, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया है बाकायदा कमीशन के सामने कि अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। अमेंडमेंट जा रहे हैं। उन्होंने कहा जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो है इस पे डिमांड है वकला की, और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में डिमांड हो रही है कि हम इसको अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, उस अमेंडमेंट जब उन्होंने कहा जी आप करने जा रहे हैं तो फिर तो ये रूल्स का फायदा ही कोई नहीं अमेंडमेंट का, क्योंकि जब नई अमेंडमेंट आ जाएगी क्या पता जुडिशल कमीशन के 2 मेंबर हों, 3 हों, जजेस हों, 5 हों, 7 हों, पार्लिमानी कमेटी को वीटो पावर ज्यादा हो जाए, एम्पावर किया जाए। तो उसके बाद ये हुआ कि जब इतना कुछ हो रहा है तो वहाँ इतला ये है कि ये हुआ कि भाई अब केस को इसको डेफर ही किया जाए। लेकिन मैं इस बात से कि ज्यादती हुई है जैसे मंसूर अली शाह ने, कि उन्होंने इतनी मेहनत की, वो ड्राफ्ट अगर आप पढ़ें उस पे उन्होंने बड़ी यानी 3 मीटिंग हुई लाहौर में, इस्लामाबाद में, और एक एक चीज को डिस्कस किया गया। लेकिन वो ड्राफ्ट तकरीबन 29 दिसंबर को जो फाइनल हो गया था, 15 जनवरी तक डेडलाइन थी, वो ड्राफ्ट भेज दिया गया। 3 महीने उस ड्राफ्ट को जो है वो नहीं कहीं मीटिंग आज बुलाई, तो मीटिंग के बाद लॉ मिनिस्टर और जजेस जो है वो एक पेज पे थे। उन्होंने कहा जी अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आने जा रही है, तो अब तो कोई फायदा ही कोई नहीं, अब क्या करें, अब तो रूल्स के क्या, अगर रूल्स हम अमेंड करते हैं 2 महीने बाद सारे प्रोसीजर ही चेंज हो जाते हैं। क्या पता चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट जो पुराना एक किसी दौर में 90s में था, जो 2007-10 से पहले का था, वो आ जाए। तो वो फिर ये हुआ कि भाई उसके बाद जो है ये बात हुई, तो काई साहब ने कहा, सब ने कहा कि जी अब तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रही है। लेकिन उस पर इतला ये है कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे थे अख्तर हुसैन, उन्होंने काफी मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हम कहाँ 5 साल से, बल्कि 2010 से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि रूल्स में अमेंडमेंट का, तो हमें फिर एक ट्रक की बत्ती पीछे लगा दिया गया कि ये आ रही है, कब आ रही है, आप ये तो डेडलाइन दें, कब आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो उस पर लॉ मिनिस्टर आजम तारड़ ने कहा कि जी कोई हम डेडलाइन नहीं दे सकते, कैसे डेडलाइन दे, ये तो पार्लियामेंट ने देनी है। अब अंदर की बात तो ये है कि अभी तक तो वो सेनेट के मेजॉरिटी ही नहीं है, इनके पास नंबर ही नहीं है। सेनेट के इलेक्शन जो केपी में होंगे उसके बाद हुकूमत समझ रही है, और ये जो 8 फरवरी को 8 मई को जो केस लगा हुआ है, ये अगर रिजर्व सीट उड़ जाती है तो फिर क्या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीट्स दूसरों को दी गई हैं, वो अगर उड़ जाती है तो फिर मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी, नून लीग वो खत्म हो जाती है। तो बगैर जो है एक सीनियर वकील थे पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर, तो उन्होंने कहा जी कि ये मिली भगत लगी है जजेस की और हुकूमत की, और
जो है वो जो सारा हमारा जो पूरी प्रैक्टिस थी जो जिस तरीके से मैंने हम बड़े रायगाह ऊपर मेहनत सारी रायगाह अच्छा चली गई। मलिक साहब साथ ये हालांकि बताएं उन्होंने हो कहा कि सकता है उस ड्राफ्ट को कहीं आगे कंसिडर किया जाए, इस सारी अमेंडमेंट में देखा जाए कि शायद उसमें से कुछ वो अपना एक लाइन तो ड्रा कर लेकिन सके। देखिए बात यह है कि अमेंडमेंट आती रहती, आप बात तो करते बिल्कुल इन्होंने कहा जी 2 दिन फिर हम अगर इस पे डिस्कस करेंगे तो फायदा हो कोई सकता है रूल्स के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पैकेज में थोड़ी देखिए तब्दीली बात कर ये है, देते बात सीधी है, चाहे वो उमर रजा बंदयाल थे चाहे जस्टिस काजी फैसल, रूल्स अमेंडमेंट के हवाले से ना जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट के बाद बगैर ये लग रहा है कि अब आगे कोई नहीं चाह रहा कि जी कोई भी इख्तियारात अपने जो है ना वो उसी तरह ही पुराने सिस्टम के साथ चल रहा है। अगर काजी साहब की पुराने लेटर देखें तो उसमें हर चीज़ पे थी कि जी रूल्स अमेंड। तो यहाँ एक तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि अदलिया को सबसे पहले तो ये जो मैंडेट है इस पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली का, पहले ये डिसाइड हो कि क्या इनके पास है ये पब्लिक इंस्पिरेशन लोगों की उमंगों के मुताबिक ये सारा कुछ कर है। रहे हैं। 8 ये जो फरवरी को जो अवाम ने मैंडेट दिया इस वक्त पार्लियामेंट में उसकी अक्कासी हो रही है या नहीं? ये मेरा ख्याल है जो बेंच बनाया वो ये क्वेश्चन लाजमी करने जा रहे हैं। नहीं वो करना चाहिए। देखे ना अब इतने बड़े काम कर रहे हैं, कल कोई कोई पता नहीं कहेंगे जी इसमें जुडिशियल कमीशन में कोई और भी किसी इदारों के बंदे बिठा दें या हाँ कोई और कर दें कि जो कुछ मुमकिन है इस हुकूमत इस एक मैं पार्लियामेंट में। सवाल पूछता तो बात यह है कि मेरा ख्याल है कि यहाँ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के चांसेस भी कम लग रहे हैं। 100 साल लेकिन की मुद्दत भी कर सकते हैं किसी ओहदे के लिए, वो वो भी 100 साल वो तो मुद्दत के वो वो 100 तो साल उम्र कर सकते वो हैं, तो ये भी हो सकता है। कंफर्म हो रहा है कि अच्छा मलिक साहब एक चीज ये बताएं अब क्योंकि रूल्स तो अमेंड हुए नहीं इन्होंने इस आईनी तरमीम के खाते में डाल के फिलहाल रूल्स को छोड़ दिया है अब जो 3 सीटें सुप्रीम कोर्ट में खाली हैं वो हो जाएंगी। वो बताया जा रहा है कि वो अब यही कहा गया है उन वो मौजूदा जैसे सेटअप के तहत हो जाएंगी मौजूदा सेटअप की तरह ये कहा गया कि हम उसको रूल जो जो कुछ सजेशन थी कुछ मेम्बरान का ये था कि जो इसमें क्राइटेरिया की बात है उस हम्म, क्राइटेरिया को कम से कम देखें तो सही। लेकिन बजाय ये लग रहा है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान भी नहीं चाहते कि एक कमेटी बने जिसमें बाहर का बंदा भी हो और 2 सीनियर पुलिस और उसमें मेजॉरिटी से फैसला हो, वो भी नहीं चाहते। और यहाँ भी और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का बजाय ये लग रहा था कि वो एक ही उनका वन पॉइंट एजेंडा था कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं चाहे वो हाई कोर्ट के चाहे सुप्रीम कोर्ट के, इनको रेगुलेट करना है, इसको एक कमेटी में बना देना है या जो भी। तो लेकिन वो मेरा ख्याल है कि अभी अच्छा तक तो मुमकिन आपने नहीं कहा लग था कि मेजोरिटी जजेस ने साथ नहीं दिया तो कमीशन में कौन से जजेस थे जो चाह रहे थे कि रूल्स अमेंड ना हो आपकी क्या खबरें हैं इस हवाले से देखिए फिर तो यही हुआ है ना। लेकिन जो 3 मेंबर हम्म, जो जो इसमें थे अख्तर हुसैन साहब जैसे मंसूर अली शाह और जैसे रिटायर्ड मंसूर मलिक जिन्होंने ये ड्राफ्ट बड़ी मेहनत से बनाया। अच्छा तो इनके देखिए अलावा बाकी 6 नहीं बा, चाह रहे थे बाकी नहीं 6 नहीं थे ना यहाँ, आज तो कम से कम 25 लोग थे। अच्छा आज ऐसे थे कि हर हाई बगैर ये है कि ये आज जुडिशियल कमीशन मेंबर था मीटिंग थी गालबन हम्म, जिसमें हाई कोर्ट के चीफ चीफ जस्टिस जस्टिस साहबान साहबान उनके सीनियर पुनी हर 5 हाई ओके कोर्ट के सीनियर पुनी होंगे, बार मेंबर होंगे। ये तो बड़ा जो बगैर है ये तो सारा जुडिशियल कमीशन होगा जिसमें कम से ओके कम 20 ओके से 25 मेंबर होंगे। हाँ 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 तो वो ये था कि जी हम 2 दिन अब इस पे एक्सरसाइज करें तो बेहतर है। हुकूमत और ने कह तो दिया 2 दिन एक्सरसाइज कर लेते, मतलब अभी जो एक अमेंडमेंट है नहीं, कोई चीज आपके सामने है ही नहीं, तो उसको आपने पहले से अज्यूम कर लिया कि जो वो आ जाएगी वो पास भी हो जाएगी और इतना यकीन है कि पार्लियामेंट से मतलब सारे उसकी सपोर्ट और करके ना उसको सिर्फ पास अमेंडमेंट होगी बना बल्कि भी देंगे। चैलेंज हुई तो आप हेल्ड भी हो जाएगी यहाँ से जी जी अब ये असरात वाला साहब आपने खबर ब्रेक की थी 17 अप्रैल को ना कि एक यहाँ से जो लो जुडिशरी है खत लिखवाने की कोशिश की जा रही है या लिखवाया जा रहा है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से। तो वो खत तो कल बाजार वो अभी तो कोई सॉलिड किस्म का वो नहीं है लेकिन वो हवा में सिर्फ वर्बली का आ गया खत लिखा गया पता नहीं है वो इस पर क्या कहेंगे आप नहीं ये। उसकी रजिस्ट्री देखिए और ये मेरा ख्याल चीजें है तो कि वो भेज दी उसकी हैं अहमियत कंटेंट कोई नहीं है। वो लेटर आया है कल कहीं बड़ी कोशिश हुई है कहीं हम्म, वायरल भी नहीं हो सका। कई वो को 5 6 7 मखसूस लोग थे जिन्होंने इस पे बात की है लेकिन कोई किसी उसकी वर्थ ही नहीं रही। देखिए अब 25 मार्च के बाद अगर जजेस के खिलाफ कुछ भी मूव होगी चाहे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से होगी चाहे जो भी होगी लोग उसको देखेंगे कि जी इसके पीछे कोई और लोग हैं मेलाफाइड इंटेंशन है। हम्म। तो अब ये जजेस के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज मूव कामयाब हो सके। अच्छा मलिक साहब 6 मई की अगर हम बात करें आपसे 2 दिन के बाद मंडे को केस लगा है फैसलाबाद धरने का काजी फाइसा साहब ने फैसला दिया है कि और वर्बली उसने बोल भी दिया कि मेरी नज़र में पीछे फैज उम्मीद था उन्होंने कहा जी जिसने बावर्दी शख्स ने इनके हलफ की खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ कार्रवाई करें। 2 पुलिस वाले और 1 ब्यूरोक्रेट ने बैठ के कह दिया जनाब आपके फैसले में तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो आपने कहा वैसा कुछ भी नहीं है। अब वे फॉरवर्ड क्या बात यह है कि तमाम रिव्यू पिटिशंस वापस हो गई थी एक वफाक की रह गई थी जिसके ऊपर समाअत हो रही है। अब वो काजी साहब अपना ऑर्डर रिव्यू करेंगे या कमीशन रिपोर्ट कर लेते होगी क्या होगा? मेरा ख्याल है कि काजी साहब पता नहीं किस तरह उन्होंने assume
अजम्पशन तो नहीं होती, जजेस अजम्पशन से तो नहीं कहते कि जनरल Yes. फैज थे या जो भी। ये मैं Concrete पूछना चाह रहा था आपसे कंक्रीट कि वो एविडेंस केस आपने भी कवर किया होगा, किसी कुछ एक फ्रीक नहीं, ने कोई बल्कि डॉक्यूमेंट मेरे टेबल किया या नहीं, अलर्ज किया था कि लेकिन फैज मीद इसके कुछ पीछे थे, भी नहीं था। या वो जस्ट एक वाह जो सोशल मीडिया पे वो कुछ लोगों ने सोशल बनाई हुई थी वो उसी पे उन्होंने उसी पे था उस वक्त। मैंने बल्कि सोशल मीडिया पे जितने हमारे प्रोग्राम उस वक्त हो रहे थे, स्टोरीज की थी, यही था कि इसमें जनरल फैज की किस तरह इन्वॉल्वमेंट है, आप साबित कैसे करेंगे, अगर हैं भी सही चीजें पीछे चलाते भी हैं, उसको कैसे आप कोई रिकॉर्ड कोई अब चीज नहीं है, देखें कागज का टुकड़ा कोई कुछ नहीं। भी नहीं है। नहीं है, अच्छा फिर उस वक्त की हुकूमत अच्छा ने उस वक्त भी नहीं अच्छा कहा था अच्छा मजे कि की जी बात पीछे है, कोई है। जो ये था कि मुज़ाकरात में उनको शमूलियत उसकी जनरल फैज की, वो तो उस वक्त भी उनके उस वक्त के मिनट्स उठा लेते प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, तो प्राइम और मिनिस्टर सारी ने चीजें टेबल हुई थी अथराइज यहाँ की। पर, सारी चीजें तो टेबल मेरा हुई ख्याल है थी। कि वो जो है वो उसका जो ये इस कम अज कम जनरल फैज की हद तक जो ये पॉइंट था कि जो उनको क्लीन शीट इस मामले में मिली, वो उसमें इंक्वायरी कमीशन ठीक है, लेकिन एक और चीज थी, वो थी कि ये जो रिव्यू पिटीशन दायर हुई 8 या 9, इनके पीछे कौन है, और ये जो विड्रॉ हुई है जो कम अज कम उस वक्त हुई, उसमें जो है ओपन सीक्रेट है, जिस तरीके से यकदम, जिस तरह अभी आप देखें जनरल जस्टिस बाबर सदार के केस में यकदम उन पे ऑब्जेक्शन आया, ये उसी तरह की मूव थी। मेरा ख्याल है इंक्वायरी कमीशन अगर उस पर जोर देता तो हो सकता था। तीसरा सबसे अहम चीज थी, वो है अफसार आलम साहब का यहाँ बयान। उन्होंने कहा जी मुझे जनरल फैज ने डायरेक्ट फोन किया कि जी फलां टीवी को बंद कर, वो स्टेट क्या मैं देखूंगा उसमें, वैसे जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है कि जो अफसार आलम साहब का बयान है जिसपे जनरल फैज ने उनको फोन किया, और फिर जनरल फैज के फोन पे उन्होंने लेटर लिखा था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, तो और भी मुख्तलिफ लोगों को, तो उस पे क्या कहती है? लेकिन मलिक साहब यहाँ पर आपको पता है कि ये जो समाअत हुई थी 6 रुकनी लार्जेस्ट बेंच ने की थी अभी रिसेंटली समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मामले, उसमें जस्टिस अतमुल्लाह ने ये बड़ा कैटेगोरी कहा कि हमने एक फैक्ट फाइंडिंग जो इंक्वायरी कमीशन के लिए कहा था और आपने उसकी ऐसी फाइंडिंग निकाली कि वो हमारा फैसला ही गैर मौसूर हो गया, ये उन्होंने कहा था। बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा ये बताइए फैसले पे इम्प्लीमेंट मसला होगा ये या है ना, आप कमीशन कहते हैं कि अफसार आलम साहब के मामले पे किया होगा, तो ऐसे तो शौकत सिद्दीकी साहब का भी मामला मौजूद था, उनका भी बयान नहीं मौजूद वही था मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट के सामने के जी आए थे लेकिन मेरे उनका घर नाम में, निकाल दिया नहीं, गया था नोटिस ना। हुआ था, फिर हाँ, फैज हाँ। मीर ने कहा नहीं तो बस कहानी नहीं, खत्म, अगर इंक्वायरी जैसे बात- बात भी फैज में दिखा देंगे, मैंने उन्होंने नहीं तो तो जनरल आपकी बाजवा का कहानी भी खत्म हो नाम जाएगी। लिया था, इसमें वो क्या है? नहीं नहीं वो तो चले, वो तो इंक्वायरी नहीं हुई ना, यहाँ तो इंक्वायरी का ऑर्डर था और अफसार साहब ने वहाँ स्टेटमेंट भी दी इंक्वायरी कमीशन के सामने। अब उस पर जनरल फैज ने आगे से क्या कहा, देखें लेकिन देखें वो चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। अब वो टॉप सिटी का केस मेरा ख्याल है उसमें जनरल फैज को कुछ ना कुछ पेनल्टी तो होगी, क्योंकि वो जिस तरीके से मामला है तो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। असल तो मामला है कि भाई उसको किसी ना किसी जगह से भी करना, तो टॉप सिटी वाला मामला, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूशन नहीं, उसका इंडिविजुअल देखें मैटर जब तक वो भी- फैज मीर को इस बात पे नहीं पकड़ा जाएगा, अगर किसी मैं तो नहीं कहता पकड़ा जाए, ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जब तक उनको उस चीज पे नहीं ना हुक्म लाया जाता कि जी उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किया है, तो कुछ लोगों की तशफ़ी नहीं होने वाली, और जब तक वो नहीं होने वाली वो फिर फैज आप मीर का मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रेसिडेंट बनने दी जाए ऐसी। एग्जैक्टली प्रेसिडेंट अगर बनती है तो फिर मसले होते हैं। प्रेसिडेंट बनेगी, माजी में भी जो लोग जिनके इंडिविजुअल कंडक्ट थे इदारे से हट के वो करते रहे, अच्छा ऐसे टॉप सिटी के मामले में ये जो उसमें जो जैसे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी और काजी फैसल साहब मेरा ख्याल है उस मामले को अगर ज्यादा करते तो टॉप सिटी वाले केस में मेरा ख्याल है कि उनको कुछ ना कुछ हो सकता है कि उनके खिलाफ जो है वो गिल्टी डिक्लेयर हो। यार डिटरमिन तो नहीं हुआ ना, देखें उसमें अभी चीजें जाएंगी कि एक उस वक्त सर्विंग बंदा वो उसने कैसे, वो अकेला तो नहीं होगा, नहीं वो आप कहते हैं कि एक फोर्स आई थी तो उनके पास तो कहते हैं ना फुटेजेस भी हैं, फिर उनके भाई भी आए और फिर उन्होंने मदद की, तो वो फुटेज सारी तो चीजें यही होगी ना कि रेंजर का रेड है, तो वो तो उस वक्त एक चीज रिकॉर्ड हाँ, में वो भी तो आ गई रेंजर्स थी ने कि किया वो था तो ना, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हैदराबाद रिजवी की फुटेज थी उनके साथ, वही साहब के साथ, कि वो उनके नहीं फायरिंग नहीं रेंज में मेरा ख्याल है कि फोन कॉल फायर कर रहे थे। फोन कॉल वगैरह अगर उसमें किसी की किस्म की जनरल फैज को कहीं से ब्लेसिंग ना हुई, बचत बड़ी मुश्किल है उस मामले में, टॉप सिटी वाले मामले में। अच्छा अब ये बताएं मलिक साहब, जैसे हमने पहले मैंडेट किया, आपने भी जिक्र किया कि पहले पार्लियामेंट का तयन कर लिया जाए, ये तय कि मैंडेट असली है, फिर उसके बाद अमेंडमेंट पे जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओरिजिनल फॉर्म 45 तलब कर लिए हैं इलेक्शन कमीशन से भी और फ्री कैन से भी। फ्रीकैन और जो उस हल्के का बाकी उम्मीदवार था ना, वो भी एफिडेविट के साथ जमा करा रहे हैं। वो भी देखिए, पार्टी का हो इस्लामाबाद या जमात independent इस्लामी जमा कराएगी, या तो कोई ये भी भी यही चीज़ है। मुस्तफा खोकर कराएंगे हाँ और वही उनके ना, पास सारे कंप्लीट है फॉर्म। एग्जैक्टली। अब मसला ये है कि आपको पता है पंजाब में कोई 7 के 9 जजेस और बढ़ाए हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक शहजाद जी ने, जी। तो वो नोटिफाई ही नहीं किया इलेक्शन कमीशन, और पूरे पंजाब में 2 सिर्फ जजेस जजेस जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल अथॉरिटी में है। तो अच्छा उनमें से एक साहब ने ना मेरे एक बड़े करीबी दोस्त से बात की थी, वो क्योंकि दोनों जुडिशरी से हैं,
तो उन्होंने कहा कि यार उनसे मुलाकात के लिए वो गए हुए थे, बाई चांस जब मैं मिलने गया तो उस वक्त उठ के जा रहे थे वहां से। उन्होंने कहा यार मेरे पास 100 से ज्यादा केस है, 4 महीने का टाइम है, अब मुझे बताएं मैं कैसे मैनेज करूँ। उन्होंने कहा जी या तो मैं इंक्वायरी करने बैठ जाऊँ तो 4 साल लग जाने। मैं अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है, मलिक साहब का हम शुक्रिया अदा करके उनको रुखसत कर रहे हैं, उनकी कोई मसरूफियत है। अच्छा उन साहब ने कहा कि जी चार तो मामला ये है कि 4 महीने में तो पूरा नहीं हो सकता, हम इंक्वायरी करने लग गए तो 4 साल लग जाने हैं। हो सकता है मैं ये कह दूं कि यदि फॉर्म 45 की बेस पे गिनती करें, लेकिन फिर मेरे लिए मसला ये बनेगा कि असल फॉर्म 45 कौन सा है, वो एविडेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो बड़ा लंबा काम है, तो बड़ा मुश्किल है। मैं समझ नहीं आ रही मुझे कि इसको निबेड़ूं किस अंदाज में। अच्छा अब चौथा मेंबर हमने एक और ऐड करना है बीच में, कमर मेकन साहब भी यहाँ मौजूद है, मैं उन्हें कहूँगा कि वो जरा आए। आपने कल रात से ट्विटर पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं फुटेजेस बुशरा बीबी की, जो बेटियां हैं इमरान खान की, सौतेली बेटियां उनकी, जिसमें वो कुरान पाक पे उन्होंने हाथ रख के हलफ दे रही हैं कि हमारी वालदा ने इद्दत घर में मुकम्मल की थी, और जो इमरान खान ने उनकी शक्ल भी इन्हें निकाह के बाद देखी थी, तमाम इल्ज़ामात को वो रद्द कर रही हैं और बड़े दुखी अंदाज में वो कुरान पाक पे हाथ रख के वीडियोज़ अपनी बना रही हैं। ये वीडियो ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं पेश की गई, या पेश की जानी चाह रही थी, क्या मामला था? कमर मेकन वहाँ अडियाला जेल में मौजूद थे जब ये सारा वाकया हुआ, तो कमर से तफसील ज़रा लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर डिस्कस करते हैं। कमर ये क्या मामला हुआ था? बहुत शुक्रिया जुल्करनैन भाई। मामला ये है कि ये वीडियोस जो हैं ट्रायल कोर्ट में जब आखिरी दिन समाअत चल रही थी, जिस दिन इद्दत में जो केस था उसका फैसला सुनाया गया, तो फैसले से कुछ लम्हे कबल जब तमाम एविडेंस हो गए और तमाम जितने भी आर्गूमेंट्स थे वो हो गए, जो गवाह थे उनके ऊपर जरा भी होगी, तो सलमान अकरम राजा साहब ने जज कुदरतुल्लाह के सामने एक बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस जो है वो अभी मुयसर हुआ है। यानी कि एक तो गवाह था लतीफ़, एक ओन चौधरी, और उसके साथ जो मुफ्ती सईद साहब थे, ये 3 गवाह के ऊपर जब जरा होगी तो उनको पैगाम मिला कि बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस जो है फैमिली के ही मेंबरान की कुछ वीडियोस हैं जो कि बुशरा बीबी के हक में जाती हैं, उनके हक में बयान दे रही हैं। अब वो वीडियोस जो हम पेश करना चाहते हैं, तो जज साहब ने कहा कि एविडेंस के लिए तो आपको पहले सारी चीज़ें बतानी चाहिए और उसका एक प्रॉपर एक लीगल प्रोसीजर है। उन्होंने कहा कि मसला ये है कि ये हमें मुयसर ही अभी आई है और हम किसी यूएसबी में या पहले से इसकी कोई एप्लीकेशन इसलिए भी नहीं दे पाए, तो आप बराए मेहरबानी आप अभी हमें इजाज़त दे दें तो हम ये वीडियोस आप तक प्रोड्यूस कर दें। जब ये बात उन्होंने की तो जज कुदरतुल्लाह साहब थोड़े से तजब्जब का शिकार थे कि वो इजाज़त दें ना दें। इसी लम्हे सलमान अकरम राजा साहब ने पीछे देखा और कहा कि हमने वो वीडियोस जो है असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, शायद मैं उनका नाम अगर ठीक ले रहा हूँ तो अकरम नाम है उनका उस वक्त, उनके मोबाइल व्हाट्सएप के ऊपर हमने मंगवाई हैं। अगर आप उन्हें ये डायरेक्शन दे दें तो वो प्रोड्यूस कर दें, वो वीडियोस हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो जज अच्छा कुदरतुल्लाह उन्होंने साहब खुद क्यों नहीं की थी, खुद अपने मोबाइल में क्यों नहीं लाई, या यार एक यूएसबी चीज देखिए और वो बोल उसी दीजिएगा वक्त कि मुयसर आए थे। वीडियोस कौन सी कोई नई चीज है, आप खुद जो इसमें कंप्लेनर बन के आए हैं जनाब, उनके साबिक शोहर, उनके पुराने बयानात भी तो मौजूद है ना, अच्छा जिसमें वो उस कह रहे बयान हैं कि पारसान बिल्कुल ये बिल्कुल बादशाह की बिल्कुल गवाही थी। अच्छा उस गवाही, वो भी एक गवाही अपनी जगह है। मुफ्ती सईद का बयान एक चलाया गया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके हाँ बाद जी मैं आपके सामने वो भी रखता हूँ कि जो उसी उन्होंने दिन का वाकया है। मेंबर पे दिया हुआ है मेंबर पे जगह दिया में हुआ था, कि मेलोडी इज्जत इस्लामाबाद अगर की एक क्लेम मस्जिद कर में। दे औरत के जी मेरी जी पूरी है तो उसी का बयान लिया जाएगा। यस वो एग्जैक्ट वर्ड आपको बताता हूँ। खैर उन्होंने कहा कि वो जी हमें वीडियोस जहाँ पर जो है पेश करने की इजाज़त दी जाए, उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। क्यों? उसकी वजह आप सारे लोग सीनियर हैं, जानते हैं कि अगर इजाज़त मिलती, वो वीडियोस दिखा दी जाती, तो कम से कम अगली डेट पड़ जानी थी और उन गवाहों को शायद अदालत बुला लेती कि वो यहाँ आकर इन पर्सन आके अपनी गवाही दें, फिर हम इस चीज़ को मानेंगे। खैर उसी दिन हमें लग रहा था कि ये फैसला सुनाया जाना आज ही मकसूद है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उस दिन ये भी हमें पता चली थी अडाला जेल के अंदर कि जो जज कुदरतुल्लाह साहब है, उनके बेटे या बेटी का वलीमा भी था और वो अपने आबाई इलाके में जाना चाहते थे, तो इसलिए भी उनको जल्दी थी। और बाकी जो मामलात अवाम समझती है या जो एक जजों के ऊपर प्रेशर होता है, वो भी हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा था। बेटे का शादी करानी थी तो किसी और की शादी को गैर कानूनी क्या गैर कहता था। कानूनी करार दे के वाह, करवानी सुभान थी। अल्लाह। अब उसके ऊपर उन जज साहब ने टाइम नहीं दिया, वक्फा किया और वक्फे के बाद आके फैसला सुना दिया। फिर जब हम बाहर अल्लाह निकले की वहाँ पर कुदरत है। मौजूद थे, तो हमने ज़राए से मालूम किया कि ये जो फैमिली की वीडियोस हैं ये किसकी हो सकती हैं, बेटे की, बेटी की, किसी खाला, मामू, बहन, किसी और की भी हो सकती हैं। तो फिर हमें ये पीटीआई के वकला के ज़राए से ही मालूम हुआ कि वो जो वीडियोस थी वो बुशरा बीबी की बेटियों की वीडियोस थी, वही वाली जो अब सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रही हैं। तो वो अपने वालदा के हक में गवाही दे रही थी, कुरान पाक हाथ में रख के। ये तब बताया गया था हमें कि तो उन्होंने वैसे कुरान कोर्ट भी पाक, तो आ सकती थी ना, वीडियो क्या होती देखिए है। ये ना एक बड़ा बहुत वैलिड क्वेश्चन है। उस वक्त जो सिचुएशन थी ना सोहेल साहब, वो ये थी कि उस दिन टाइम मांगा जा रहा था कि हमें टाइम दिया जाए, हम एविडेंस पेश करना चाहते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है।
सलमान अकरम राजा इस साहब केस की में तरफ उनका से 342 वगैरह की स्टेटमेंट होती है या नहीं होती? ये मेरे ख्याल में हुई थी उस दिन भी, तो बुशरा उसमें बीबी और इमरान खान कोई का बता कि आप अपने हक में कोई एविडेंस पेश करना चाहते हैं, उसमें नाम दिए जाते हैं ये बंदे गवाह हैं, देखिए तो ये उसमें नाम दिए थे या नहीं, एक या तरफ जस्ट कह रहे थे वीडियो नहीं से? नहीं, एक तरफ बाप है, अब हम इस सिचुएशन को इस तरह से भी देखना पड़ेगा, एक तरफ बाप है, एक तरफ माँ है, तो बच्चे मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि उस वक्त शायद कंफ्यूज होंगे या उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही होगी, और ऐन वक्त पर जब उन्हें महसूस हुआ कि अब ना डेट मिल रही है ना गवाह पेश करने का मौका दिया जा रहा है और फैसला आज ही सुनाया जाएगा या इम्कान है, तो उन्होंने फिर वीडियो बयान शायद अपना भेजा हो कि जी हम अब इस चीज़ को होते हुए नहीं देख सकते। तो खैर उस वक्त ये बताया गया था कि बेटी की वीडियोस जो थी वो हैं और वो माँ के हक में गवाही दे रहे हैं। अब दोनों जब बेटियों रात को अभी दोनों रिसेंटली बेटियों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अदर मनल्ला ने एक फैसला दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर निकाह में किसी भी किस्म का कोई बहाम हो तो उसे खातून के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जी उसका उसकी फायदा खातून को हो जाता है। उसका वही फायदा तशरीह वैलिड खातून होगी को जो दिया खातून जाएगा, को फायदा जब वही पहुंचा तशरीह अब वैलिड एक और होगी जो चीज खातून को फायदा दे, इसलिए पाकिस्तानी माशरे में निकाहनामा जो है ना अमूमन खवातीन से पूछे बगैर ही बात दिया जाता है। उनको खाली इतना पता होता है कि जी कबूल है, बस कहना है कहना हाँ और महर भी फैमिली ने और तय साइन कर देना करना है ये बड़ी और जाती है। साइन करना है। बीच में उसके काफी नुकात होते हैं जो उनको पता होने चाहिए। बिल्कुल। अब आए बयान जो खबर मानिका का बयान सारी अवाम ने सुना, वहां पर जो खबर मानिका ने जो मैं कुछ और नहीं बोलता, जो उन्होंने नाजेबा गुफ्तगू या नाजेबा बयानात वहाँ दिए वो बयान के काबिल भी नहीं है, हमारी इमेजिनेशन से भी आगे हैं जो अल्फाज उन्होंने वहाँ बोले थे। लेकिन मुफ्ती सईद का एक बयान है मेंबर के ऊपर जो उन्होंने मेलोडी की मस्जिद में जुमा के दिन खताब के दौरान दिया था, जी जी और उस बयान में मुफ्ती सईद साहब कह रहे हैं जो वहाँ पे सुनवाया गया, सुनवाने से पहले स्पीकर भी खराब हो गया था, अच्छा उन्होंने कहा जी हम इसलिए नहीं सुनवा सकते कि कंप्यूटर में स्पीकर नहीं है। उस्मान गिल ने कहा कि आप हमें 10 मिनट दें, हम बाहर से स्पीकर आपको ला के देते हैं और ये बयान तो हमने चलवाना है, या फिर इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दें। फॉरेंसिक के लिए भेजते फिर भी डेट पड़ जाती। तो उन्होंने उस सारे मामले को कवर करने के लिए जब उन्होंने कहा कि हम स्पीकर बाहर से आपको अभी ला के देते हैं, एकदम जनाब स्पीकर की आवाज़ वापस आ गई और वो बयान चलाना पड़ा। खैर वो बयान मुफ्ती सईद साहब का चलाया गया। मुफ्ती सईद साहब उसमें कह रहे हैं कि इद्दत के मामले में औरत की गवाही हतमी और आखिरी है, उसके बाद बात खत्म, ये अल्फाज थे, उसके बाद बात खत्म खत्म। जज साहब ने कहा मुफ्ती साहब ये बयान तो बुशरा बीबी के ये हक तो में जा हदीस रहा है, पाक आपके भी है खिलाफ है। यार, ये तो आपने हदीस जो पाक बयान अदालत को दिया है, ये वीडियो बयान तो आपका जो कुछ अर्सा पहले दिया गया, ये आपके खिलाफ है। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, ये जो मैंने कहा है ना कि बस बात खत्म, इससे मेरा मकसद था कि मेरा बयान इस पे खत्म हो जाता है। अच्छा कहका लगा वहां पर, ये क्या बड़ी बात है, इस पर कहका लगा क्या अदालत बात, में, क्या बात। राजा साहब कहका लगा कि मुफ्ती साहब कितना बड़ा इधर भंड मार रहे हैं। यकीन माने कि एक ऐसी तो गवाही मेरे दे रहे ख्याल हैं। में आई थिंक सो ऐसे उलमा के बारे में हजरत पाक की बड़ी सख्त बिल्कुल किस्म की ऐसी जो है। बातें हैं वो यहाँ पर दोहरा नहीं सकते, क्योंकि ये दीन का मामले में हम इस बखेरे में नहीं पड़ते एग्जैक्टली राय साहब। अब पढ़ते क्योंकि मुफ्ती साहब ने क्या दिया है, बात खत्म, उसका जी मतलब तो उनका बयान खत्म, तो मैं ये कहता हूँ बात खत्म, इसका मतलब हमारा वीला खत्म। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।